अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है रहमान अहमद खान ने कराची से। वो कहते हैं कि ये कहानी मैंने अपने कज़न से सुनी थी जो यूके में रहता है। ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन इसकी तरतीब आप अपने अंदाज में जैसे आपको बेहतर लगे सेट कर लीजिएगा। और जो उसने नाम वगैरह मुझे कज़न ने बताए थे वो मुझे याद नहीं है, इसलिए आप बेशक अपनी मर्जी के कोई भी फर्जी नाम रख लीजिएगा। तो मैंने उन्हीं की ख्वाहिश पे जो उन्होंने नाम फर्जी बताए हैं वो ही रखने जा रहा हूं। ये रात का मंजर है। उस गांव के छोटे से अकलौते थाने के अंदर मौजूद वहां का सिपाही तकरीबन सोने की ही तैयारी में है कि अपनी टेबल पर टांगे रख के कुर्सी के साथ टेक लगा के वो सो जाए, क्योंकि रात के टाइम यहां पे तो बहुत मुश्किल था किसी का आना। वो अपने कमरे में, अपने उसी थाने के उस रूम में जहां पे उसको टेबल और कुर्सी मिली हुई थी, वो आंखें बंद करके लेटा ही था कि कोई दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा तो एक खातून जिसने एक इंतहाई बेहतरीन किस्म का लिबास पहन रखा था, वो परेशानी की हालत में दौड़ते हुए भागते हुए अंदर दाखिल हुई थी। ना सिर्फ वो हाँप रही थी, बल्कि उसके चेहरे पे बेइंतहा खौफ था। किसी को दूर से इस तरह भागते हुए, दौड़ते हुए और स्पेशली चेहरे पे खौफ के उस मंजर को देख के वो जल्दी से अपनी उस कुर्सी पे सीधा होकर बैठ गया। वो जैसे ही उसके करीब पहुंची तो कांपती हुई, डरती हुई आवाज में बोली, मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है, मुझे बचा लो प्लीज, नहीं तो वो मुझे मार देगा। कौन कौन तुम्हें मार देगा? उसकी आवाज में ऐसा खौफ था, उसकी आवाज में ऐसी कपकपाहट थी। उस ऑफिस के माहौल में जहां पे कुछ ज्यादा इस वक्त अमला तो नहीं था रात के टाइम, लेकिन उसकी आवाज, कांपती हुई, खौफ से भरी हुई आवाज उस माहौल को एक और पुरअसरार बना रही थी कि वो बोला, आप बैठिए, मैं आपको पानी पिलाता हूं, हौसला कीजिए, सांस बहाल कीजिए, मुझे बताइए क्या हुआ है। वो बोली, कहां है इंस्पेक्टर? ऐसी दीवानगी की सी कैफियत में थी कि खुद ही मुड़ गई, जैसे वो खुद ही ढूंढना चाह रही हो। वो हैरान हुआ और उसके पीछे दौड़ा कि उसको बता सके कि बीबी, इस वक्त दफ्तर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, एक दो लोग होंगे। लेकिन उसने देखा कि वो सीधी उसी तरफ जा रही है जो इंस्पेक्टर का कमरा था, और उसकी निगाह पड़ी कि आज इंस्पेक्टर भी कमरे में मौजूद था और इस वक्त शायद निकलने ही वाला था। ये कब आए साहब? शायद रात को अक्सर चक्कर लग जाता था, लेकिन वो बगैर किसी को बताए अपने रूम में जाते, अपने ऑफिस में जाते, कुछ सामान वगैरह लेना होता तो लेकर चले जाते थे, क्योंकि उसका काम था अपने कमरे में बैठे रहना। बहुत कम उसको मालूम होता था कि रात के लम्हे इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं या नहीं हैं। अक्सर मौजूद भी होते थे। जब उसने इंस्पेक्टर साहब को देखा तो उनको सैल्यूट किया और कहा, एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वो शायद निकलने ही लगे थे, अपनी कुर्सी के पास खड़े थे, बड़ी सी सामने मेज लगी हुई थी और उस मेज के पीछे रखी हुई रिवॉल्विंग चेयर जिसके साथ वो खड़े थे। बोले, कौन है? और रात को इस वक्त? और इतनी देर में वो दौड़ती हुई अंदर आ गई। उसके चेहरे पे अभी भी वही खामोशी के साथ साथ एक ऐसा खौफ था। इतनी देर में वो सिर्फ खामोशी से अंदर आई थी, लेकिन उसके चेहरे पे वो नजर आने वाला खौफ इंस्पेक्टर ने दूर से ही देख लिया था कि इसके पूरे आसाब के ऊपर एक ऐसी वहशत सवार है कि चेहरे की खामोशी और चेहरे के ऊपर सवार ये खौफ बता रहा है कि बहुत खौफजदा है। क्या हुआ है? बैठिए बैठिए। उस बेइंतहा खौफ में मुब्तला औरत को देखते ही इंस्पेक्टर साहब ने उसको बैठने का इशारा किया और वो कुर्सी पर बैठ गई। पानी, उसने इशारा किया और साथ खड़े सिपाही ने भाग के गिलास में पानी भरा। पानी जैसे उसके हाथ में रखा और उसने गिलास को जैसे पकड़ा तो उसका हाथ
कपकपा रहा था गिलास को थामे। जब वो अपने मुंह के करीब पानी को लेके जा रही थी तो पानी हल्का हल्का छलकना शुरू हो गया, क्योंकि उसका हाथ मुसलसल कांप रहा था और होंठों के साथ जैसे ही पानी को लगाया, घटाघट 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 एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। इंस्पेक्टर साहब की आवाज आई, आप महफूज हैं, परेशान मत होइए, मुझे बताइए क्या मामला है। वो मुझे मार देगा। कौन आपको मार देगा? इंस्पेक्टर इतना समझ चुका था ये बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, पानी वो उनको पिला चुका था। अब वो चाहता था कि ये रिलैक्स हो ताकि अपनी कहानी बता सके। उसी लम्हे इंस्पेक्टर ने उसके सामने बोलना शुरू कर दिया, उसको हौसला देना शुरू कर दिया, ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि थोड़ी देर तक इंस्पेक्टर ने देखा उसके आसाब नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं, वो रिलैक्स होना शुरू हो गई है। तभी वो दूर किसी ख्यालों में खो गई और बोली, मेरा नाम मारिया है, मारिया। और दूसरी दफा मारिया कह के उसकी आंखें खुली रहीं और दूर किसी दीवार को तकते हुए इस तरह सोचों में गुम थी जैसे सोच रही हो कहानी को कहां से शुरू करूं। और फिर उसने लफ्जों का चुनाव करने के बाद बोली, मैं और राहील बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। हमारी दोस्ती बचपन से ही हो गई थी। खुदा ने मुझे बेहतरीन शक्ल सूरत अता की थी और इसमें कोई शक नहीं, मारिया बहुत हसीन और जमील थी। मैं और राहील बचपन से ही बेहतरीन दोस्त बन गए। हम एक दूसरे से अपने दिल की हर बात को कह देते थे। बचपन से जब जवानी में कदम रखा तो एक चीज जो मेरे आड़े आई वो थी गुर्बत। मैंने जिस घर में आंख खोली थी वहां पे कुछ बहुत ज्यादा पैसा नहीं था और राहील भी जिस घर में पैदा हुआ था वहां पे भी दौलत नाम की कोई चीज नहीं थी। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हम अमीर बने, लेकिन दिल ही दिल में हम दोनों एक दूसरे को कबूल कर चुके थे कि अगर शादी हो तो मेरी राहील से और राहील की शादी मुझसे हो। हम मिजाज थे, एक दूसरे का दुख सुख जानते थे। हम दोनों ने ही बचपन से एक दूसरे का इतना ख्याल रखा था कि अब एक दूसरे के अलावा हम जीने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन दोनों के ही ख्वाब थे एक ऐसी जिंदगी गुजारना जो इंतहाई अमारत की जिंदगी हो, जिसमें पैसा, जिसमें वो सब ख्वाहिशात पूरी हों। और जब वो वक्त आया कि हमें फैसला लेना पड़ा कि अब शादी का वक्त आ रहा है, सब हमारे दोस्त शादीशुदा हो गए हैं, अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बात फिर भी वही थी, हमें अभी भी पैसा तो कमाया नहीं था, हमें तो पैसा कमाना था। क्योंकि मैं जानती थी कि बगैर पैसे के मैंने और राहील ने अगर शादी भी कर ली तो ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। मेरी ख्वाहिशात जिनकी बजाय मैं उन ख्वाहिशात की तकमील के बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, और राहील को भी बहुत ख्वाहिश थी उसके पास एक महंगी गाड़ी हो, बहुत जबरदस्त घर हो, दौलत हो। आखिरकार हम एक होटल में बैठे और मैं राहील से बोली, राहील वक्त आ गया है, हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके। ना तुम अमीर हो सके हो, ना मैं अभी अमीर हो सकी हूं, क्या करें। राहील बोला, मेरे पास एक आइडिया है, तो मुझे चाहती हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, हम एक दूसरे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन पैसा चाहिए ना, तो पैसा कमाने के लिए मैंने एक बेहतरीन रास्ता निकाला है। अगर तुम मेरा उस पर साथ दो तो हम रातों रात इतने अमीर हो जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। क्या राहील, बताओ क्या आइडिया है। मैं बेचैन सी हो गई। तभी राहील ने एक शख्स का नाम लिया और वो था बिजनेसमैन फरहान दानिश। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम बिजनेसमैन फरहान दानिश को जानती हो? मैं चौंकी। हां, वो तो इस गांव का सबसे अमीर कबीर शख्स है, और जितना बड़ा उसका घर है, जितना गाड़ियां और जितना पैसा उसके पास है, इतना तो किसी के पास भी नहीं है। तो राहील बोला, अगर
वो शख्स तुमसे शादी कर ले तो यकीन मानो उसकी सारी दौलत की तुम मालिक होगी, और जब वो दौलत तुम्हें मिल जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और यूं हम दोनों की शादी हो जाएगी, दौलत भी होगी, और हम जिंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। मारिया बोली, लेकिन मैंने कहा, राहील ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी और की बीवी कैसे बन सकती हूं? तुम्हारे अलावा मैं किसी का कैसे सोच सकती हूं? मैंने हमेशा से तुम्हें अपना शौहर सोचा है। तुम चाहते हो पैसों के लिए मैं किसी और की बाहों में चली जाऊं? वो बोला, ये मैंने कब कहा मारिया? ये तुम्हें किसने कहा है कि तुम उसकी बीवी बनोगी? तुम उसकी बीवी नहीं बनोगी, बल्कि जैसे ही वो तुम्हें देखेगा, तुम इस गांव की सबसे हसीन तरीन लड़की हो, तुम पे फिदा हो जाएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी बीवी मर चुकी है, अकलौता है, उसकी कोई औलाद भी नहीं है, और अगर तुम किसी तरीके उसको अपने जाल में फंसा लेती हो और उससे जब शादी कर लोगी, तो ये तुम्हें किसने कहा है कि तुम उसकी सीधी बाहों में चली जाना? तुम उसको कुछ दिन तक बहकाए रखना, कुछ दिन तक अपने से दूर रखना, और फिर अगला प्लान भी तैयार है, और वो है उसकी मौत। वो अपनी गाड़ी पे सफर कर रहा होगा कि गाड़ी की ब्रेकें फेल होंगी या क्या होगा कि गाड़ी खाई में जा गिरेगी और साथ ही उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। और जैसे उसकी मौत वाक़ई होगी, तुम उसकी जायदाद की अकलौती वारिस होगी, और जैसे ही मामला ठंडा पड़ेगा, फिर हम दोनों उसी घर में, उसी हवेली में, उस जायदाद के मालिक बन के मियां बीवी होंगे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूम रहे होंगे। वो कुछ देर के लिए हिचकिचाई कि मुझे तो डर लग रहा है। उसने कहा, नहीं, दौलत हासिल करने के लिए इससे अच्छा और तरीका कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई है तो बताओ। मैं तो पूरी कोशिश कर चुका हूं, तुम भी कोशिश कर चुके हो, अब उम्र ढलना शुरू हो जाएगी, यही शादी की उम्र है। इससे बेहतरीन आइडिया ही नहीं हो सकता। और इतना अमीर कबीर शख्स जिसकी इतनी दौलत है कि उसको खुद भी नहीं मालूम, वो सब की सब मारिया तुम्हारी होगी। सोचो, सब की सब तुम्हारी। मारिया ने जब उसकी दौलत के बारे में सोचा तो ना चाहते हुए भी वो उस आइडिया पे अमल करने के लिए तैयार हो गई। तो बोली, बताओ मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, मैं जानता हूं वो कौन कौन सी पार्टीज में जाता है। तुम्हें बन संवर के उस पार्टी में जाना होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाना होगा, यहां तक कि उसको लुभाने में तुम कामयाब हो जाओ, और उसके बाद उसको अपने करीब ना आने देना। अगर वो कोशिश करे तो उसको कहना कि अगर मेरे करीब आना है तो शादी करो मुझसे। और यूं उसने उसको सारा मंसूबा समझा दिया। और कोशिश करना, इन दिनों में मुझसे मत मिलना, जब भी मिलना हो इसी रेस्टोरेंट की इसी जगह पे तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और नेक्स्ट क्या करना है मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़ी फंक्शन जिसके पहले ही राहील को खबर थी, उसके बारे में उसने मारिया को बता दिया, और मारिया भरपूर अंदाज में तैयार होके, ऐसी तैयारी, कयामत खेज लिबास पहन के कि कोई भी देखे तो दीवाना सा हो जाए, वो ऐसी बन संवर के उस पार्टी में पहुंची। तो कौन था जिसकी निगाह मारिया पे नहीं थी? वो वैसे भी नौजवान थी, उस गांव की हसीन और जमीन लड़की थी, और आज जिस तरह का उसने जिस्म को भड़काने वाला लिबास पहन रखा था, हर कोई मारिया को ही देखे जा रहा था। और वहीं पे कुछ देर के बाद जब वही बिजनेसमैन फरहान दानिश अंदर दाखिल हुआ तो सबसे मिलता मिलता एक गिलास हाथ में थामे उसकी चुस्कियां लेने लगा। अभी तक उसकी निगाह मारिया पर नहीं पड़ी थी, और मारिया खुद से उसके पास नहीं जाना चाहती थी, जैसे पहले से मंसूबा बनाया गया था। मारिया बेनियाज होकर बैठी रही, कन अखियों से उसको देख लेती थी कि अभी तक उसकी निगाह नहीं पड़ी थी, और वो इस इंतजार में थी किसी तरीके फरहान की उस पर निगाह पड़े और वो उसकी तरफ खींचा चलाए। और ऐसा ही हुआ। लोगों से बातचीत करते, इधर उधर घूमते कि एकदम से उसकी निगाह मारिया पर पड़ी, और वो देखकर हैरान रह गया कि ये कौन है जिसको मैंने पहले नहीं देखा। वो चलता हुआ सीधा मारिया के पास आया, हाय हेलो किया और कहा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं?
मारिया ने एक बेनियाजी से कहा, जैसे उसको इसकी परवाह ही ना हो। जहां और लड़कियां, जहां और लोग उस बिजनेसमैन के पीछे इस तरह दीवानगी से फिर रहे थे जैसे कि कोई शहजादा हो। उसकी दौलत ने उसको एक शहजादा सा बना दिया था। वो बेनियाजी से बोली, जी बैठ जाइए। वो अपने अंदाज से कतन ये शो नहीं करना चाहती थी कि मैं तुम्हारी दौलत से, मैं तुम्हारे कपड़ों से, मैं तुम्हारे से इंप्रेस हूं, बल्कि वो ये शो करना चाहती थी मुझे तो किसी चीज की परवाह नहीं। और जैसे वो बैठा, इंसान की फितरत होती है, इंसान के पीछे कोई दीवानगी से देखे तो इंसान उसको इग्नोर करता है। और अगर इंसान ये देखे कि फलां बंदा या बंदी मुझे इग्नोर कर रहा है, तो जान के बार बार उसकी तरफ देखता है कि सब मुझे देख रहे हैं, इसने मुझे क्यों इग्नोर किया। तो वहां उस बिजनेसमैन फरहान के दिल में भी आया कि सब मेरे पीछे हैं और ये लड़की इस अदा से बैठी है कि इसने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। और यूं वो बैठकर उससे बातें करना शुरू हो गया। वो एक ऐसी अदा से उससे बैठी बातें कर रही थी कि थोड़ी ही देर के बाद फरहान उस पे फिदा हो चुका था और बातों बातों में अंदाजा हो चुका था कि अभी तक वो शादीशुदा नहीं है। फरहान ने उससे पूछा, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो वो बोली, मेरी पसंद का अभी तक कोई मिला नहीं। जब मेरी पसंद का कोई मुझे मिलेगा तो मैं जरूर उससे शादी कर लूंगी। अच्छा, आपकी क्या पसंद है जिसकी वजह से अभी तक आपकी शादी नहीं हो सकी? ऐसी हसीन और जमील लड़की की तो शादी कब की हो जानी चाहिए थी। और यूं उसने बताना शुरू कर दिया, मेरी ये पसंद है, ये है, ये है, ये है, जिसमें सिर्फ दौलत शामिल नहीं थी। उसने सारी खूबियां गिनवा दी। उसने कहा, ठीक है, दौलत हर इंसान को चाहिए होती है, दरमियानी भी ठीक है, कोई ज्यादा अमीर ना हो, लेकिन ये खसूसियात का मालिक हो, मुझसे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, मुझे अपना दोस्त बना के रखे। और फरहान को लगा ये कैसी लड़की है जिसको दौलत नहीं चाहिए, बाकी सारी खूबियां चाहिए, ये तो मेरे अंदर मौजूद हैं। यूं उसने कहा, अगर ये खूबियां किसी शख्स में मौजूद हों और वो शख्स आपसे मोहब्बत का इजहार करे तो क्या आप उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेंगी? हां, देखूंगी, परखूंगी। अगर वो मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरा, मेरे मयार पे पूरा उतरा, तो जरूर उसे शामिल करूंगी। यूं फरहान और उसकी ये पहली मुलाकात थी जिसपे फरहान ये था कि मेरी दौलत भी ऐसी लड़की को इंप्रेस नहीं कर सकी। फरहान उसे दिल दे बैठा। बीवी उसकी मर चुकी थी, औलाद उसकी कोई थी नहीं, वो आजकल अकलौता था। उसके हुस्न की दीवानगी ने ऐसा उसे दीवाना सा बना दिया, जहां सारे मारिया को देख रहे थे सब यही सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसी हसीन और जमील लड़की को अगर कोई पसंद कर सकता है और किसी की ऑफर को वो भी कबूल करेगी तो कोई शहजादा ही होना चाहिए। और फरहान से बड़ा शहजादा कौन हो सकता था। तो उस पार्टी में दोनों काफी इकट्ठे नजर आए और उसके बाद निकलने से पहले फरहान ने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या कल हम मिल सकते हैं? बोली, हां ठीक है, हम कल मिलेंगे। यूं उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, जहां जल्द ही फरहान, जो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश में था कि मारिया को शादी के लिए कायल कर सके, उसने मारिया को शादी के लिए कायल कर लिया। और उसको रत्ती बराबर भी मालूम ना हो सका कि ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा है। वो तो ये समझ रहा था कि मुझे मारिया का दिल जीतना है। मारिया एक ऐसी लड़की है जिसको कोई दौलत की ख्वाहिश नहीं है, उसको तो सच्चा प्यार चाहिए। तो मुझसे ज्यादा सच्चा प्यार इसको कौन दे सकता है। यूं वो उसका दिल जीतने में कामयाब हो गया। वो बहुत खुश था कि मारिया ने शादी के लिए हां कर दी थी। वो जिस भी महफिल में जाता, मारिया उसके दिल में, उसके दिमाग में वो सारी बातें ट्रांसफर कर चुकी थी जो उसको राहील बताता था। वो सबको बताता कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं। यूं एक धूमधाम से शादी हुई। मारिया उसकी दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच गई। राहील के साथ वो मुसलसल राब्ते में थी। उधर जैसा राहील कह रहा था वो वैसा ही कर रही थी। वो दोनों घूम फिर रहे थे, लेकिन उसको अपने करीब नहीं आने दे रही थी। वो चाहती थी कि हम और कुछ वक्त करीब गुजारें, हम एक दूसरे को और समझें,
शादी की जल्दी क्योंकि फरहान को थी, इसलिए शादी तो हो गई थी। फरहान इस शादी पे बहुत खुश था, वो नहीं चाहता था कि मुझे वो ठुकरा दे, किसी और से शादी करे, इसलिए उसको शादी की जल्दी थी। शादी तो हो गई, लेकिन उसने कह दिया था शादी के बाद भी मुझे तुम्हें आजमाना होगा, परखना होगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। यकीन मानो, जब तुम मेरी आजमाइशों पे पूरा उतर जाओगे तो मैं दिलो जान से तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझोगे। फरहान आधा अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था और आधा वो अभी भी शादी के बाद भी उसका दिल जीतने में लगा हुआ था कि मुकम्मल खुशकिस्मत हो जाए, वो दिलो जान से उसकी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता घर का निज़ाम, घर में ख्याल रखना, फरहान को क्या चाहिए, जो मुलाजिम पहले करते थे वो सब कुछ मारिया के हाथ में आ गया। मारिया सब कुछ कंट्रोल कर चुकी थी और इस अंदाज में उसके घर पे, कारोबार पे, चीज़ों पे कि उसको पता ही ना लगा ये सब मंसूबे के तहत है। वो सिर्फ ये शो करा रही थी कि मैं चाहती हूँ मैं आपको खुश रख सकूँ, आपकी हर बात का ख्याल रखूँ, इसलिए वो हर चीज़ अपने हाथ में लेती जा रही थी ये शो करवाने के लिए कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और थी। और फिर वहीं वो हादसा हो गया। कोई भी नहीं जानता था कि वो गाड़ी किस अंदाज में गिरी थी, उस गाड़ी के साथ क्या हुआ था। एक खबर थी उस गांव के अंदर जो फैल गई थी कि बिजनेसमैन फरहान कार के हादसे में खाई से गिरने की वजह से मर चुका था। उसकी बीवी बहुत रोई थी। अभी कुछ अरसा पहले ही तो शादी हुई थी, सब बहुत खुश थे उस शादी पे, लेकिन उस घर में मातम बिछ गया था। जब फरहान को वो लोग दफना चुके तो उस घर में बहुत दुखी सी रहती, बहुत परेशान सी रहती। मुलाजिम उसकी बहुत आओ भगत करते और वो तमाम जो दोस्त बन चुके थे, जो फरहान की महफिलों में जो उसके साथ मिलने वाले थे, वो उसका बहुत ख्याल रखना शुरू हो गए, उसे कहना शुरू हो गए आपके साथ बहुत बुरा हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कामों में जब मसरूफ हो गए तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक राहील उसकी जिंदगी में आ गया और उन दोनों ने खामोशी के साथ शादी की, धूमधाम से नहीं। वो चाहते थे कि किसी को ज्यादा हमारी शादी के बारे में ना पता लगे, हम आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे। और वैसे भी जब तक लोगों को पता लगेगा तब तक यही होगा कि एक नौजवान लड़की कैसे अपनी जिंदगी अकेले गुजार सकती है, आखिर तो उसे शादी करनी थी। यूं उन्होंने खामोशी से शादी कर ली। आज निकाह के बाद राहील उस बड़े से घर के अंदर दाखिल हुआ जो कभी फरहान का घर था। वो फरहान जिसको दफनाते हुए उसकी बीवी मारिया रो रही थी, वहां उसके दोस्त दुखी थे, वहीं पे सबसे पीछे राहील भी मौजूद था उसको देखने के लिए कि जिसको उसने अपने हाथों से मारा है वो मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिया गया है। और वो खुश था दिल ही दिल में कि अब मेरी जिंदगी का वो एक खूबसूरत सुनहरी दौर शुरू होने वाला है जिसके लिए मैंने इसे मनो मट्टी के नीचे पहुंचाया है। और आज वो दिन आ गया था। वो मियां बीवी बन चुके थे, आज एक दूसरों की बाहों में बाहें डाले वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन रात, सुहाग रात मनाने वाले थे। मारिया ने एक ऐसे कमरे का इंतखाब किया था जिसको उसने इतने खूबसूरत अंदाज में सजा दिया था और उसने अक्लमंदी क्या की थी, जो उसके खास मुलाजिम थे आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा इस अंदाज में करना शुरू हो गई थी कि फरहान के मौत ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है और वो लड़ना शुरू हो गई थी। मुलाजमों पे ऐसे चीखना शुरू हो गई थी जिससे सब पहले तो यही समझते रहे कि बीबी साहबा को सदमा ऐसा पहुंचा है कि वो चीख रही हैं। कुछ तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सके छोड़कर चले गए और कुछ को उसने तरीके से गुस्सा करके निकाल दिया कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। अब नए मुलाजिम रख लिए गए थे और कुछ जिनका कोई लेना देना नहीं था वो अभी तक उसी बड़े से घर में रहते थे, इसलिए उनको किसी का कोई खौफ नहीं था। उस बड़े से खूबसूरत से कमरे में जहां आज वो सुहाग रात मनाने वाले थे, मारिया लिबास पहनने के लिए अंदर चली गई थी कि वो शावर लेके एक बेहतरीन सा लिबास पहन सके। और राहील जो दूल्हा तो नहीं बना था लेकिन इस अंदाज में बिस्तर पर बैठा था, इंतजार कर रहा था अपनी उस खूबसूरत सी बीवी का जिसके लिए उसने इतना शानदार मंसूबा बनाया था और जिसमें वो कामयाब हो गए थे। वो कमरे में ही बैठा था
कि बाहर किसी मुलाजिम ने आके दरवाजा खटखटाया। अरे यार, सबको कह भी दिया था आज कि आज कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। नए मुलाजिम थे जिनको पता था बीबी साहिबा शादी कर चुकी है और उनको सख्ती से तलकीन कर दी गई थी कि अभी इस शादी को किसी को ना बताया जाए। तो फिर क्या आफत आ पड़ी है, इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? वो उठकर दरवाजे तक गया, दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। उसने खड़े होकर इधर उधर देखा, भाई कौन है? वहां पे तो कोई भी नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस आकर बैठ गया। अंदर से शावर की आवाज आ रही थी जिससे पानी बह रहा था और उस शोर में मारिया को पता ना चल सका कि बाहर दरवाजा खटकने की आवाज आई थी। वो कुछ देर इसी तरह बैठा था कि थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजा पहले से भी ज्यादा जोर जोर से खटखटाया गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया, वो उठ के गुस्से में इस दफा दरवाजे पे गया कि कौन है, क्या मुसीबत है। उसने देखा, जैसे ही दरवाजा खोला तो उसको महसूस हुआ कि इस वक्त वो बड़ी सी दरवाजे के बाद जो राहदारी थी, उस कॉरिडोर में, उस राहदारी में दूर कोई उसको चलता हुआ महसूस हुआ। एकदम से उसको गुस्सा आ गया। ये कौन मुलाजिम है जिसकी इतनी जुर्रत कि इसने 2 दफा दरवाजा खटखटाया और जब मैं उठा हूं दूसरी दफा भी तो उठ के दूर जा रहा है। उसने आवाज दी, ओए कौन हो तुम, रुको। लेकिन वो मुलाजिम रुकने की बजाय जो भी था आगे बढ़ रहा था। वो गुस्से से उसके पीछे जाना शुरू हो गया। वो आगे उस बड़े से घर के उस कॉरिडोर में मुड़ गया, वो भी उसके पीछे मुड़ गया। और तभी उसने देखा एक कमरे का उस मुलाजिम ने दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया। उसका गुस्से से बुरा हाल था कि एक तो मेरी आवाज पे ये रुका नहीं और ऊपर से 2 दफा इसने दरवाजा खटखटाया और देखो कैसे बदमाशी से चलता हुआ कमरे में जा रहा है। रुक बेटा, मैं तुझे बताता हूं। वो गुस्से से भरा हुआ उस कमरे के पास गया। जैसे उसने दरवाजे को खोला तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। वो दरवाजा खोल के गुस्से से अंदर दाखिल हो गया तो क्या देखता है, सामने एक बेड है, बहुत बड़ा बेड, और उस बेड के ऊपर कोई चादर लिए लेटा हुआ है। उसने वहीं पे खड़े खड़े आवाज दी, ओए ड्रामेबाज, मैंने तुम्हें अभी यहां से जाते हुए देखा और तेरे पीछे आया हूं। तूने 2 दफा दरवाजा खटखटाया है, मैंने तुझे आवाज दी, तूने सुना नहीं, जान के मुझे इग्नोर किया। तू चाहता क्या है? उठ उठ, मुझे बता तू कौन है और तेरी इतनी जुर्रत कहां से हुई? कोई आवाज ना आई। वो चादर लिए लेटा रहा जो भी था। रुक, मैं तुझे बताता हूं। वो गुस्से से आगे बढ़ा और पांव वाली साइड से उसने चादर को जोर से खींच लिया। इतनी जोर से चादर को खींचा और सामने वाले मंजर को देख के उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसने देखा सामने बिस्तर पर जो लेटा है कोई और नहीं, बिजनेसमैन फरहान दानिश है। फरहान दानिश की आंखें लाल सुर्ख थीं, जैसे काली और सफेद आंखों की बजाय किसी ने दहकते हुए अंगारे रख दिए हों, दहकते हुए कोयले रख दिए हों। ऐसी जलती हुई आंखों के साथ वो लेटा हुआ सामने खड़े उस राहील को देख रहा था जिसने अभी चादर खींच के जमीन पे फेंकी थी, जिसका गुस्सा ऐसे भाग चुका था और गुस्से की जगह पे खौफ ने पूरे वजूद पे कब्जा कर लिया था। राहील सामने खड़ा थर थर कांप रहा था और उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। नामुमकिन, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। सामने लेटा हुआ कोई और नहीं, वही था जिसको अपनी आंखों के सामने उसने मारा था, जिसको अपनी आंखों के सामने मनो मट्टी के नीचे दफनाते हुए उसने देखा था, बिजनेसमैन फरहान दानिश। और उसी लम्हे लेटे लेटे फरहान दानिश का सर और ऊपर वाला धड़ ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ। इससे पहले कि वो भागता, इससे पहले कुछ सोचता, वहीं पे लेटे लेटे जैसे ही उसका वजूद थोड़ा सा ऊपर उठा, उसका हाथ आगे बढ़ना शुरू हो गया और उसका हाथ लंबा होना शुरू हो गया और उसका हाथ सीधा राहील की गर्दन तक पहुंच गया।
जैसे ही वो हाथ राहील की गर्दन पे पहुंचा तो राहील के मुंह से एक जोरदार चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसने पूरी उस घर को, पूरे मकान को, दरो दीवार को हिला कर रख दिया। और वहीं उसी लम्हे मारिया, जो अपना लिबास पहन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुई थी, उसने देखा फरहान कमरे में नहीं, राहील कमरे में नहीं है। राहील कहाँ गया? वो तो सज के आई थी, बन संवर के आई थी, ये कहने के लिए कि देखो मैं कैसी लग रही हूं उस लिबास में। लेकिन उसी लम्हे उसने देखा वो एक दुल्हन का लिबास तो नहीं था, लेकिन एक खूबसूरत लिबास था, दुल्हन की तरह का। बहुत भारी भरकम तो नहीं, लेकिन एक दुल्हन की तरह का, क्योंकि वो चाहती थी कि ये दुल्हन का लिबास वो अपने हाथों से उतारे। लेकिन जब उसने राहील को नहीं देखा तो उसी लम्हे उसके कानों में एक चीख की आवाज सुनाई दी। दरवाजे की तरफ उसने देखा, दरवाजा खुला हुआ है और एक चीख की आवाज। वो उसी वक्त दौड़ना शुरू हुई। जिस तरफ से चीख की आवाज आई थी, वो दौड़ते 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 उसी कमरे के सामने पहुंची, जो कमरा कभी वो और फरहान इकट्ठे इस्तेमाल करते थे। वो सोते तो एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन एक फासला रख के वो चाहती थी कि हम दूसरे को समझ लें। जब हम एक दूसरे को समझ लेंगे फिर हम एक दूसरे की बाहों में होंगे। और उसने मंसूबे के तहत उसके और दोनों के दरमियान एक फासला रखा था। उसी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और शायद चीख की आवाज़ वहीं से आई थी। वो भागती हुई जैसे उस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अगला मंजर देख के उसके मुंह से भी एक जोरदार चीख निकल गई। राहील जमीन पर बेहोश पड़ा था और वहीं सामने फरहान खड़ा था, अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। उसने जैसे ही फरहान को देखा उसे यकीन ना आया। वो दौड़ती हुई, भागती हुई वहां तक पहुंच तो गई थी, लेकिन अगले मंजर को देख के उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो एक दीवानी सी, एक बुत सी बनी खड़ी देखती रही, लेकिन जैसे उसको होश आ गया, क्योंकि एक बाजू लंबा होता हुआ सीधा उसकी गर्दन की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे वो होश में आ गई, एक चीख उसने सुनी थी जो राहील की थी, एक चीख उसने मारी थी जो बहुत जोर से खौफ से चिल्लाई थी। लेकिन शायद लगता था ये दोनों चीखें इस घर में लेटे हुए किसी मुलाजिम के कानों तक नहीं पहुंची थी कि वो तेजी से भागती हुई गई। वो इस घर से भाग जाना चाहती थी। वो जान चुकी थी कि वो जो भी है वो वापस आ गया है और वो कोई और नहीं, वो फरहान था। उसने राहील को मार दिया था, बेहोश कर दिया था। उसने तो राहील के वजूद को जमीन पे पड़ा हुआ देखा था और सामने फरहान को खड़े हुए देखा था, इसलिए वो पागलों की तरह दौड़ती हुई भाग रही थी, क्योंकि वो हाथ उसकी तरफ बढ़ा था और समझ गई थी उसको मारना चाहता है। वो सीधी गाड़ी में बैठी, उसको नहीं पता गाड़ी चलाते हुए कैसे वो उस थाने तक पहुंच गई थी। और वहां बैठी इंस्पेक्टर के सामने ये कहानी सुना रही थी कि वो मुझे मार डालेगा। इंस्पेक्टर इकबाल जो उसकी सारी कहानी सुन रहा था, जब वो यहां तक कहानी सुन चुका कि मैं कैसे भागती हुई यहां तक आ गई हूं, मुझे बचा लीजिए, नाकाबिल यकीन है वो जिंदा हो चुका है, वो मार देगा, उसने उसे मार दिया होगा, वो मुझे मार देगा, मेरा धोखा नहीं है, वो वही था। इंस्पेक्टर जो एक समझदार शख्स था वो फौरन बोला, मुझे नहीं पता कि वो कौन था, वो वाकई मरा हुआ जिंदा होकर आया है या कोई धोखा था या आपने क्या देखा है। लेकिन एक बात जो मैं नहीं समझ पाया, आपने जो कुछ मुझे बताया है, आपने तो इकरार कर लिया है कि आपने अपने शौहर, होने वाले शौहर या जो भी है राहील, उसके साथ मिलके बिजनेसमैन फरहान को मारा है। तो वो चौंकी इस अंदाज में कि जैसे हाँ वो तो कबूल कर गई थी। वो इतनी खौफजदा थी कि उसके ऊपर इतना खौफ सवार था, या कोई एक नादीदा ताकत, ऐसी ताकत जो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उस ताकत ने उससे सब कुछ बुलवा दिया था। वो खुद से चौंक पड़ी और बोली, मैंने कब कहा है? तो सामने बैठा इंस्पेक्टर बोला, तुमने खुद इकरार किया है। और तब उसको खुद ऐसा एहसास हुआ जैसे वो तो बताना नहीं चाहती थी, किसी नादीदा कुव्वत ने उससे उगलवा दिया हो। और वो फिर से घबराती हुई बोली, नहीं मैंने उसे नहीं मारा, वो मुझे मार देगा। इंस्पेक्टर ने कहा, रुको, ठीक है मैं तुम्हें उससे बचा लेता हूं, लेकिन फिलहाल तुम्हें जेल में रुकना होगा, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या करना है, ले जाओ इसे। वो अपनी जगह से ऐसे खड़ी हो गई कि जैसे बचने के लिए सिर्फ जेल ही मेरे लिए वाहिद रास्ता है। खुद ही चलती हुई सीधी जेल के उसके पीछे पीछे जाने लगी। और वो जो उसको इंस्पेक्टर के पास लेके आया था,
वो वही सिपाही जिसका नाम था गुलाम अकबर। गुलाम अकबर आगे चलना शुरू हो गया और वो उसके पीछे चल रही थी। उसने जाते ही उस हवालात का दरवाज़ा खोला जो इस वक्त खाली पड़ी हुई थी। चाबियां उसी सिपाही गुलाम अकबर के पास थीं। उसने हवालात का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर साइड पे खड़ा हो गया। वो खुद ही चलती हुई हवालात के अंदर दाखिल हो गई। उसने हवालात को बंद किया और सीधा इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा था कि मजीद इकदामात ले सके कि क्या हुआ है। वो जैसे ही इंस्पेक्टर के कमरे में गया तो देखता है कमरा खाली हो गया है। साहब क्या चले गए थे या क्या हुआ कि बाहर से हारन की आवाज आई। एक गाड़ी का हारन था जो बजाया गया था। वो तेजी से चलता हुआ बाहर की तरफ गया तो क्या देखता है, एक गाड़ी आकर रुकी है। उस गाड़ी से ड्राइवर और साहब नीचे उतर रहे हैं। वो एकदम से समझ ना सका मामले को। साहब को सलूट किया और कहा, साहब आप? कहा, हाँ यार, बस हम कहीं गए थे और अभी अभी पहुंचे। वो एकदम से चौंक पड़ा। साहब ने उसके चेहरे पे देख लिया कि वो कुछ अजीब सा हो गया और रुका और इंस्पेक्टर से बोला, क्या हुआ है गुलाम अकबर? वो बोला, साहब आप तो अभी कमरे में थे। मैं कमरे में? क्या मतलब? आप? उसको समझ ही कुछ ना आया। उसने कहा, मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो अभी आ रहा हूं। नहीं साहब, आप तो कमरे में थे। पता नहीं क्या कह रहे हो, हटो। और वो आगे की तरफ चल पड़ा और पीछे ड्राइवर भी आके उसे बोला, क्या हुआ है? साहब तो अभी आए हैं, मेरे साथ थे। वो भी पीछे चलना शुरू हो गया और चलते हुए जैसे वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने हवालात पे जब उस गुलाम अकबर की निगाह पड़ी तो वो चौंक कर रह गया। वहां हवालात में कोई भी नहीं था, क्योंकि वो कमरे में साहब को यही जाके बताने वाला था कि अभी थोड़ी देर पहले आप ही थे, आपने मुझे कहा और उस लड़की ने कहानी सुनाई, मारिया नामी लड़की ने, और आपके कहने पे मैंने उसको हवालात में बंद किया है, लेकिन हवालात तो खाली पड़ी थी। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया और साहब ने समझ लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसको हौसला दिया, नॉर्मल किया और कहा, अब बताओ। और उसने वो सारी कहानी बता दी, कैसे एक लड़की आई, कैसे वो साहब के कमरे में गई। आप जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, आप वहां पे खड़े थे और आपने इस तरह कहा, मुझे पानी लाने के लिए कहा। मैंने उसका गिलास सामने रखा, उसने पानी का गिलास पिया, खाली करके वापस रखा। फिर उसने सारी कहानी सुनाई। उसने अपने जुर्म का इकरार किया। आपने उससे पूछा भी कि तुम तो खुद इकरार कर रही हो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, वो मुकरना चाहती थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे किसी ताकत ने उससे उगलवा दिया हो। और उसके बाद आपने मुझे कहा, इसको बंद कर दो, देखते हैं क्या करना है। मैं उसको बंद करके वापस कमरे में आया तो आप नहीं थे। बाहर हारन की आवाज़ आई, मैं भागता हुआ हारन में आवाज़ सुन के आया तो आप गाड़ी से उतर रहे थे। जब अंदर आया हूं तो हवालात भी खाली है। इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनी और सर खुजाते हुए बोला, गुलाम अकबर, तुम बहुत पुराने मुलाजिम हो, तुमसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। यकीनन तुमने इस वक्त नशा नहीं किया हुआ, मैं जानता हूं ना तुम नशा करते हो, लेकिन तुम जो बात बता रहे हो बहुत अजीब है, ये हजम नहीं हुई मुझे। उसने कहा, साहब पता नहीं क्या था, बहरहाल सब कुछ था। वो निकली कैसे? चाबी तो मेरे पास है। क्या तुम सो तो नहीं रहे थे? नहीं साहब, मैं सो नहीं रहा था। अब इंस्पेक्टर को इतना समझ आ गया कि ये जो कुछ कह रहा है इस पे यकीन करना नामुमकिन है। क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूं। अभी वो कमरे से जाने का सोच ही रहा था कि खड़ा गुलाम अकबर सिपाही सोच रहा था कि ये माजरा क्या है कि उस वक्त फोन की घंटी बजी। फोन उठाया गया तो दूसरी तरफ से उसने जैसे ही फोन सुना तो उसके चेहरे पे एकदम से परेशानी उभर आई। फोन बंद करते ही उसने कहा, गुलाम अकबर, अभी अभी फोन आया है उसी बिजनेसमैन के घर से जिसका नाम फरहान दानिश है, और उन्हें बताया है कि मारिया बीबी अपने शौहर को कत्ल कर रही हैं और उन्होंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। वो अभी अंदर ही, हमें फौरन पहुंचना होगा, तुम तो चलो हमारे साथ। उन्होंने उसको भी साथ ले लिया। वो गाड़ी पे सवार हुए और गाड़ी को दौड़ाते हुए उसी बिजनेसमैन के घर के बाहर पहुंच गए।
मुलाजिम बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो एक मुलाजिम ने बताया साहब हम सो रहे थे कि हमें एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और फिर वो एक चीख के बाद मुसलसल चीखना शुरू हो गए। ये हमारे होने वाले साहब थे जिनकी अभी बेगम साहिबा से शादी हुई थी, राहील साहब। हमें सख्ती से मना किया गया था अब इस शादी को किसी को नहीं बताना। उनके चीखने की आवाज आ रही थी। मैं अपने कमरे से उठा और मैंने एक दूसरे चौकीदार को भी उठाया, एक दो को और उठाया। हम बाहर आए, क्या करें? तो हमने कहा हमें अंदर चलना चाहिए, साहब चीख रहे थे। और हम जब भागते हुए अंदर पहुंचे तो जो साहब का पुराना कमरा है जहां पे फरहान साहब पहले रहा करते थे, उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हम जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, मारिया बीबी, राहील साहब नीचे जमीन पर पड़े हैं और उनके हाथ में एक खंजर है। वो उनके जिस्म पे खंजर के कई वार कर चुकी हैं, इतने वार कर चुकी हैं कि उनकी चीखों की आवाज जो हम तक पहुंच रही थी वो खंजर के वार की वजह से, वो जब भी उनके ऊपर खंजर का वार करती तो वो शायद चीखते थे, तड़पते थे, इतनी जोर से चीख मारते थे जिससे हम सब उठ गए थे और डर के भाग के वहां पे पहुंचे थे। वो लहूलुहान पड़े थे और हमारे सामने भी उसी वक्त मारिया बीबी ने एक खंजर दोबारा से उसके सीने में मारा और उसने एक जोरदार चीख मारी। अभी वो मरा नहीं था। हमें कुछ समझ ना आई। हमने दरवाजा खोल के अंदर झांक लिया था, मंजर को देख रहे थे, लेकिन मारिया बीबी पे ऐसा एक जोश सवार था जैसे उनको इस चीज का भी होश ना रहा कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा उनको देख रहा है। वरना कातिल अगर कत्ल भी कर रहा हो, को देखता है कोई आ गया है तो वो मुड़ के देखता है। उन्होंने हमें मुड़ के भी नहीं देखा, वो बस मारने पे तुली हुई थी। हमने जल्दी से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फौरी तौर पे आपको फोन मिलाया कि जल्दी से पहुंचिए, वो अंदर हैं, उनको बचाइए। ये बात सुनते ही जल्दी से इंस्पेक्टर और साथ में गुलाम, वो सिपाही गुलाम अकबर भी भागते हुए अंदर और सिपाही भी कमरे में पहुंचे। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया था। दरवाजा काफी मजबूत था। उन्होंने कहा इसके अंदर है। उन्हें कहा, इंस्पेक्टर ने अपना पिस्तौल अपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि गुलाम अकबर एक सिपाही जो कहानी सुना चुका था और उसके बाद जिस तरह कत्ल किया गया था, मुलाजिमों ने जिस तरह पैर दर पे वार करते हुए देखा था, वो जनूनी हो चुकी थी। शायद वो इन पे भी हमला कर देती। वो अपने हाथ में पिस्तौल को थामे हुए उसने दरवाजे को बाहर से खोला और जैसे ही पिस्तौल सामने की तरफ किया तो क्या देखते हैं, नीचे फर्श के ऊपर राहील की लाश पड़ी है। एक ऐसी लाश जिसको बेइंतहा खंजर के वार करके मार दिया गया था। उसका खून बह चुका था, उसके जिस्म पे जगह जगह पे खंजर के निशान थे, वो मर चुका था। लेकिन कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। मुलाजमों के बयान के मुताबिक वहीं पे मारिया को भी होना चाहिए था, लेकिन मारिया तो नहीं थी। एहतियात के साथ पूरे कमरे को छान मारा गया। कोई खिड़की, दीवार, कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जिससे मारिया बाहर जा सकती। पूरे कमरे को अच्छी तरीके देख लिया गया। जब कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां से वो बाहर निकल सकती, तो इंस्पेक्टर उनसे, मुलाजिमों से बोला, तुम में से किसी ने दरवाजा खोला था? उन्होंने कहा, नहीं साहब, हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं? अगर हम दरवाजा खोलते तो बीबी जी तो हम पे हमला कर देती। हमने अपनी आंखों से देखा है, गवाही ली गई तो तीनों ने कहा, हम तीनों ने देखा है। और हमने तो दरवाजा इसलिए बंद कर दिया था, जिस तरह उनके ऊपर जनून सवार था, हमें वो मार देती। तो क्या तुम में कोई मौजूद भी यहां पे रहा है? उन्होंने कहा, एक शख्स था हम में से जो सिर्फ फोन करने के लिए गया था, बाकी तो हम दोनों इसी दरवाजे की तरफ सामने ही मौजूद रहे हैं। और जब आप आए हैं उसी लम्हे सिर्फ हम बाहर आए हैं, उस लम्हे पीछे कोई भी नहीं था। अब मामला इंतहाई पेचीदा हो चुका था। कहां सिपाही गुलाम अकबर ने जो कहानी सुनाई थी, अब यकीन करना पड़ रहा था वो कहानी भी सच्ची है, जेल से भी कोई गायब हुआ है और वो कहानी भी सारी उसी तरीके थी जो कहानी गुलाम अकबर ने अभी तक सुनाई थी कि आप जब साहब वहां बैठे थे, जो साहब वहां पे थे ही नहीं, ऐसे तो था ही नहीं, लेकिन उसने कहा आप वहां पे थे और वह मेरी आंखों के सामने मैंने आपको भी देखा। और उसके बाद जो उस मारिया ने कहानी सुनाई थी, उस कहानी में तकरीबन जो उसने सुनाया था कि जब
वो कमरे में राहील दाखिल हुआ तो उसकी इस तरह तो ये बात मारिया कैसे जानती थी कि अगर राहील कमरे में दाखिल हुआ और सामने वो लेटा था और उसने आगे से हाथ बढ़ा के राहील की गर्दन पे पकड़ा और राहील ने चीख मारी, जो मारिया ने चीख सुनी और मारिया भागते हुए यहां तक पहुंची, इस मंजर को देखा और यहां से भाग के थाने पहुंच गई, तो मारिया को कैसे पता लगा कि इस तरह चीख की आवाज आई थी, राहील चलता हुआ गया था? यह सवाल भी अपनी जगह पे था। और दूसरा, मुलाजमों भी गवाही दे रहे थे कि मारिया को इस तरह मारते हुए देखा था, दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया, मारिया फिर भी गायब हो गई। ये क्या माजरा है? इंस्पेक्टर परेशानी की हालत में वहां पे खड़ा हो गया कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। उसको कुछ समझ ना आया तो उसने पूछा, गुलाम अकबर, जब वो तुम्हारे पास अंदर आई थी क्या तुमने किसी गाड़ी की आवाज सुनी थी? हाँ साहब, मुझे याद पड़ता है शायद कोई गाड़ी की आवाज आई थी। उन्होंने मुलाजिम से पूछा, वो कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करती थी? तो उन्होंने बताया कि साहब के पास ये वाली गाड़ी थी, ये वाली गाड़ी उनकी फरमाइश पे साहब ने उनको लेकर दी थी। हमेशा वो उसी गाड़ी में ही सफ़र करती थी और उसकी चाबी भी गाड़ी में मौजूद रहती थी। ड्राइवर ने चलानी होती तो ड्राइवर वहीं से चाबी जो गाड़ी में मौजूद होती उसको स्टार्ट कर लेता, बीबी जी खुद भी लेके जानी होती तो उसी चाबी को जो गाड़ी में मौजूद होती चलाती और चली जाती। कहाँ है वो गाड़ी? जब गाड़ी को देखा गया, ढूंढा गया तो गाड़ी कहीं पर भी नहीं थी। गाड़ी कहां जा सकती है? इसका मतलब है वो गाड़ी लेकर गई है। चौकीदार से पूछा गया, क्या तुम जानते हो गाड़ी कहां गई? उसने कहा, साहब रात को तो बीबी जी जाती नहीं है, आज उन्होंने हमें वैसे भी कह दिया था कि आप लोग आज जाकर सो जाएं, तो हम लोग सारे सो गए थे। बीबी जी ने आज कहीं जाना नहीं था, उनकी शादी हुई थी, इसलिए मैं भी गेट पर मौजूद नहीं था। मैं नहीं जानता किसने गेट खोला और वो कैसे गई हैं। अभी एक नई बात शुरू हो गई थी। इसका मतलब है गाड़ी मौजूद नहीं है तो कोई गाड़ी भी लेकर गया है। इंस्पेक्टर ने कहा, चलो। अब वो गाड़ी में बैठ गए और अब वो उसी रास्ते की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इंस्पेक्टर इस केस के बारे में जानता था। कुछ अरसा पहले ही बिजनेसमैन फरहान दानिश एक जगह पर गिरा था, जहां से उसकी गाड़ी को गिराया गया था या गिरा था। अब क्योंकि वो कहानी सुन चुका था इसलिए वो यही सोच रहा था, इसका मतलब उसकी गाड़ी को गिराया गया था। वो चलते हुए सीधा उसी रास्ते की तरफ जा रहे थे और दूर ही उनको एक गाड़ी खड़ी नजर आ गई। रात के उस घुप अंधेरे में उस गाड़ी की लाइटें जल रही थीं, फुल बीम पे लाइटें जल रही थी और वो गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई थी। उसने ड्राइवर को इशारा किया, इसी गाड़ी की तरफ चलो। जब उस गाड़ी के करीब गए तो जिस गाड़ी का बताया गया था ये वही गाड़ी थी, वही गाड़ी जो मारिया के पास होती थी और जिस गाड़ी को मारिया ही चलाती थी। ये तो मारिया की गाड़ी थी। वो वहीं पे जल्दी से नीचे उतरे, गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था। अगर ये मारिया की गाड़ी है तो मारिया को यहीं पे होना चाहिए था। वो इधर उधर मारिया को ढूंढने लगे कि तभी एक सिपाही की आवाज आई, सर वो देखिए। उन्होंने देखा तो मारिया पहाड़ की चोटी पे इस अंदाज में खड़ी थी जैसे वो अभी कूदने के लिए तैयार हो। जैसे ही उन्होंने मारिया को देखा तो वो चौंक से गए। उसका मुंह उस खाई की तरफ था, इस अंदाज में चोटी पे खड़ी थी कि अब मुंह खाई की तरफ था कि अभी किसी लम्हे जंप कर देगी। यकीनन वो राहील को मारने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने जा रही थी। उसी लम्हे इंस्पेक्टर ने जोरदार आवाज से उसको रोका, मारिया रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन मारिया ने पीछे मुड़ के भी ना देखा, जैसे वो दुनिया से बेखबर किसी गहरी सोच में खड़ी बस कुछ सेकंड का इंतजार कर रही थी कि मैं नीचे गिर जाऊं। फिर से वो बोला, मैं जानता हूं तुम बुरी औरत नहीं हो, मैं जानता हूं तुम बहुत एक अच्छी औरत हो। तुमने ये सब कुछ जान के नहीं किया, तुमसे कराया गया है। मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, मैं कानून से तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, लेकिन ऐसे अपनी जिंदगी को खत्म मत करो, ऐसे मत कूदो, रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं।
वो उसको दिलासा देना चाहता था, हौसला देना चाहता था कि वो कानून से कह के उसकी सज़ा में कमी करा देगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। वो अभी उसके चंद कदम ही आगे की तरफ बढ़े थे कि मारिया ने नीचे छलांग मार दी। मारिया नीचे कूद चुकी थी। वो परेशान हो गए कि वो मारिया को काश बचा लेता। अभी तक इस कहानी की कुछ भी समझ ना आई थी। ये सामना कुछ हुआ क्या है। अब वो परेशान खड़ा सोच रहा था कि ड्राइवर से कहे, ये जो गाड़ी है मारिया की, इसको लेकर थाने आओ, मतलब जो एक इकदामात करने होते हैं, और रात को ही मारिया की नीचे जाके लाश देखनी होगी, लाश कहां पे है, और इस लाश को निकलवाया जाए और बाकी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। कि उसी वक्त उसको थाने से एक कॉल आई। अकलौता मुलाजिम वायरलेस पर उनको कॉल कर रहा था, साहब कोई औरत जिसका नाम मारिया है वो आपसे मिलने के लिए थाने आई हुई है। वो कहती है साहब को बुलाएं, बहुत इमरजेंसी है। साहब के तो 14 तबक रोशन हो गए। मारिया अभी घर पे थी, वहां से कैसे उस बंद कमरे से निकल गई? अभी अभी उनकी आंखों के सामने मारिया ने खुदकुशी कर ली थी। मारिया तो थाने आ गई थी। ये क्या है? मुलाजिम इससे पहले कि वो इस चीज़ का कहते हैं कि साहब इनको किस तरह लेके जाना है, क्या करना है, गाड़ी का क्या करना है, लाश का क्या करना है, वो बोला जल्दी से गाड़ी में बैठो। साहब का हुक्म था, वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी तेजी से चलते हुए थाने के अंदर दाखिल हुई। तो ये देखकर हैरान रह गए कि थाने के बाहर वही गाड़ी मौजूद थी जो मारिया की गाड़ी अभी वो उस पहाड़ की चोटी पर छोड़ कर आए थे, जिसकी रोशनियां आन थीं, जहां मारिया को उन्होंने खुदकुशी करते हुए देखा था। अब वही गाड़ी उनके थाने के बाहर मौजूद थी। वो तेजी से चलते हुए थाने के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही इंस्पेक्टर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, उसके कमरे में उसी जगह पे जहां पे गुलाम अकबर ने बताया था कि वो लड़की यहां बैठी थी, साहब आप यहां बैठे थे, वो लड़की उसी जगह पर बैठी हुई थी। उनको देखकर खड़ी हो गई। ये कोई और नहीं, मारिया थी। मारिया को इस तरह बैठे हुए देखकर सब चौंक पड़े। कुछ सिपाही खौफजदा भी हो गए, लेकिन इंस्पेक्टर दिलेरी के साथ चलता हुआ अपनी कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। कुर्सी पे बैठा नहीं, कुर्सी के पीछे उसको हाथ उसने अपने कुर्सी पे रख दिए और कहा, आप ही मारिया हैं? वो इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, हां मैं ही मारिया हूं। इंस्पेक्टर के पास कई सवालात थे जो मारिया से पूछना चाहता था, लेकिन वो सोच रहा था कौन सा सवाल पहले पूछे। कि तुम पहले आई यहां और इस कुर्सी पे जहां जिसके पीछे मैं खड़ा हूं, यहां मैं ही बैठा था, जबकि मैं तो कहीं और था, तो वो कौन था? और तभी उसने वो सवाल पूछ लिया। मेरा पहला सवाल यह है मारिया तुमसे, मैं तो बाहर था, यहां कौन था? और दूसरा सवाल, उधर जब हम लोग पहुंचे जहां पे दरवाजे को बंद कर दिया गया था और दरवाजे को खोला गया तो अंदर उसी तरह कटी फुटी लाश पड़ी थी जिसको तुमने मारा था, जिसको मुलाजमों ने देखा था, लेकिन अंदर तो मौजूद नहीं थी। फिर ये जेल से भी तुम गायब हो गई। फिर हमने एक मारिया को वहां पे खड़े हुए देखा जो पहाड़ से छलांग लगा रही थी, और अब तुम यहां मौजूद हो। ये क्या है? मैं इस मामले को अभी तक समझ नहीं पाया। तो मारिया बोली, मैं इसलिए वापस आई हूं उस अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए। राहील जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके लिए हम दोनों ने एक प्लान किया था फरहान को मारने का, फरहान दानिश की जायदाद पे कब्जा करने का, कि उसके बाद सब कुछ हमें मिल जाता, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूं, जो आपको मुलाजिम ने बता दिया होगा, कि हम बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। और फिर दौलत की हफज, उस हवस ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और मैं वो सब कुछ करती गई जैसे मुझे राहील कहता गया। लेकिन राहील के कहने पे मैंने वो सब कुछ कर दिया। राहील ने उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल कर दी, और अगर वो फिर भी बच जाता तो उसने आगे भी इंतजाम कर रखा था, लेकिन वो ब्रेकें ही उसके लिए काफी हुई और वो गिर गया, और यूं उसका खात्मा हो गया।
क्योंकि राहील और मैं इंतजार में थे कि जैसे ही वो मरेगा उसके कुछ अरसे बाद हम शादी कर लेंगे। वैसा ही हमने सब कुछ किया। मुलाजिम भी हटा दिए गए, नए मुलाजिम रख दिए गए, कुछ पुराने बचे, और मैं और राहील शादी करके अपनी सुहाग रात मनाने के लिए उस रात घर पर थे। उससे पहले मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उस रात मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं जब उस कमरे में पहुंची थी तो उस कमरे के अंदर सामने फरहान दानिश मौजूद था, और फरहान दानिश मुझे खड़ा घूर रहा था। नीचे पड़ा हुआ जो राहील था वो बेहोश था। उसने मुझे कहा कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो सब कुछ तुम्हारे नाम करने जा रहा था। कुछ चीज थी जो पहले से मैंने अपनी एक बेटी और बेटे के नाम कर रखी थी। ये सब कुछ मेरी बेटे और बेटी का था। वो बेटी और बेटा जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। मेरी बीवी जिससे मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन एक और औरत से मेरे 2 बच्चे पैदा हुए थे, और उनको मैंने दुनिया से छुपा के रखा। ये जायदाद सब कुछ मैंने उनके नाम लगा दी थी कि मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद उनकी होगी। लेकिन जब तुमसे शादी की तो आधी जायदाद में खुद ही तो हमारे नाम करने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने फैसले को बदला। आधी से भी ज्यादा जायदाद तुम्हें देने जा रहा था। एक चौथा हिस्सा सिर्फ अपने बच्चों को देने जा रहा था, लेकिन तुमने उस शैतान के साथ मिलके मंसूबा बना के मुझे मार डाला। आओ पहले मैं तुम्हें उस शैतान के बारे में भी दिखा दूं। वो शैतान जिसने तुम्हारे मंसूबा बना कर दिया और तुमने उसके मंसूबे का हिस्सा बन गई। आओ पहले तुम्हें उसका चेहरा भी दिखाऊं। और उसने मुझे जब उसका चेहरा दिखाया तो मैं कांप गई। राहील जो आज रात मेरा पति बन चुका था, राहील जिससे मेरी शादी हो चुकी थी, जिसको मैं खुशकिस्मत इंसान समझ रही थी और अपने आप को खुशकिस्मत औरत समझ रही थी कि हम मिल गए हैं, दौलत भी मिल गई है, वो मुझे भी आगे आने वाले वक्त में मार के एक और लड़की से शादी करने वाला था। वो कुछ अरसा मेरे साथ रहता, कुछ अरसा मेरे साथ रंगरलियां मनाता, अयाशी करता, पैसा हासिल करता, और एक वक्त आता मुझे भी रास्ते से हटा के उस लड़की से शादी कर लेता। और जब उसने उसका चेहरा मुझे दिखाया तो कहा, जाओ अब इकरार करके आओ। मैं जब यहां पहुंची तो मुझे कौन लेके आया, मैं कहां आई, मैं नहीं जानती थी। उस वक्त तक मुझे कुछ नहीं पता था। और जब मैं यहां आई, मैं बैठी बोल रही थी तो मुझे नहीं पता था मैं थी कौन था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं जब यहां से वापस गई और जाते ही मैंने उसको, गुस्से में भरी हुई थी, अपना इकरारे जुर्म कर चुकी थी, जाते ही मैंने उसको कई पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया। उस खबीस इंसान को जिसने उस प्यार करने वाले दानिश को भी मार दिया था, और उस कुछ अरसे बाद मुझे मारने वाले था। मैं उसके ऊपर पे दर पे वार करती रही, और उसके बाद आप लोग जब मुझे ढूंढते हुए उस पहाड़ की तरफ आए, मैंने खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार डाला। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन तुम जेल से कैसे गई? ये कैसे हो सकता है? तुम यहां पे भी मौजूद थी, तुम वहां पे उसको कत्ल भी कर रही थी, उस बंद दरवाजे से तुम बाहर कैसे निकली? ये सवाल तो अभी भी बाकी हैं। तो उसने एक फाइल जो पहले से रख के बैठी थी उसने उठाकर टेबल पर रख दी। कहा, इसलिए तो कहा था अधूरी कहानी को मुकम्मल करने आई हूं। यह फाइल इंस्पेक्टर साहब पढ़ लीजिए। इस फाइल में उन दोनों बच्चों के नाम मौजूद हैं जो फरहान दानिश जायदाद मेरे नाम करने जा रहे थे। उससे पहले यह जायदाद के कागज हैं उन बच्चों के नाम, जो उसकी एक और औरत से जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई थी, उससे जो बच्चे हुए थे, ये सारी जायदाद उसके नाम है। और जहां तक मेरी बात है, वो अभी भी कमरे में मौजूद है। फरहान दानिश वो इस वक्त भी कमरे में मौजूद है।
और मेरा वजूद जिसको आपने पहाड़ से गिरते हुए और खुदकुशी करते हुए देखा था, वो मैं नहीं थी। मैं तो कब की मर चुकी हूं। जब उसने गला दबा के राहील को मारा था और उसके बाद मैं कमरे में पहुंची थी, उसने मुझे भी मार दिया था। मैं मर गई थी। और उसके बाद वो जो कहता रहा दुनिया के सामने, मैं एक बार जुर्म कर लूं, ये राज राज ना रहे। अगर हम दोनों इसी तरह मर जाते, राहील जिस तरह मर गया था मैं भी मर जाती, तो ये राज हमेशा राज ही रहता। कभी ना पता लग सकता कि फरहान दानिश को किसने मारा है। तभी तो मैं मरने के बाद मेरी आत्मा लौटी और उसने वो सब बताया। तो आत्मा कहां जेल में रह सकती है? आत्मा के लिए जेल की सलाखें कब उसका रास्ता रोक सकती हैं? आत्मा के लिए वो बंद दरवाजा जिसमें आप लोगों ने और मुलाजमों ने कत्ल करते हुए, खंजर के वार करते हुए देखा था, आत्मा के लिए बंद दरवाजे कहां होते हैं कि बंद दरवाजे उस आत्मा को रोक सकें? लेकिन मेरी आत्मा इतनी तड़प चुकी थी, जिसको आपने कूदते हुए देखा वो मैं नहीं थी, मेरी आत्मा थी। मेरी वो आत्मा जो अपने आप पे इतनी गिल्टी महसूस कर रही थी कि जितना प्यार करने वाला शौहर फरहान दानिश ने मुझसे कितना प्यार किया था, ये मरने के बाद मुझे पता लगा है। मैं बार बार मरना चाहूंगी, मैं बार बार उस पहाड़ से कूदना चाहूंगी। आज अभी भी वो मुझसे प्यार करता है, मरने के बाद भी मुझसे प्यार करता है। और मेरा वजूद जो इस वक्त आपको मिलेगा मेरे घर के उस कमरे में, उस जगह पर। बस आज इतना कहने आई हूं, अपना जुर्म कबूल करती हूं और फरहान के बारे में बताने आई हूं कैसे मारा गया था उसको। और हां, वो लड़की भी राहील के साथ मिली हुई थी, जिससे बाद में राहील शादी करने वाला था। उसका जुर्म बहुत ज्यादा तो नहीं है, इसलिए उसको नहीं मारा, लेकिन वो आपके कानून की गिरफ्त में जरूर आती है। राहील जब वो साजिश तैयार कर रहा था तो वो भी उसमें शामिल थी। उसको जरूर गिरफ्तार कीजिएगा। और ये फाइल आप तक पहुंचाने का मतलब यह है, आगे कानूनी तौर पे फरहान दानिश के बच्चों को यह जायदाद दे दीजिएगा, जो पहले इस फाइल के अंदर सब वसीयतनामा मौजूद है। और आखिरी बात, उसने कोने की तरफ देखा और कहा, वहां खड़ा हुआ जो सामने फरहान दानिश है, अगर वो मुझे माफ करते तो मरने के बाद शायद मुझे सुकून आ जाए, नहीं तो मैं भटकती रहूंगी और कई लोगों को इस तरह खुदकुशी करती नजर आती रहूंगी। कभी मेरी लाश फंदे से लटकी होगी, कभी मेरी लाश कूद रही होगी, कभी मेरी लाश खंजर अपने अंदर मारती हुई नजर आएगी, कभी मेरी लाश कुछ भी करते नजर आएगी। मेरी रूह अपने आप को तड़पाती रहेगी, मैंने इतना ज्यादा प्यार करने वाले शख्स को क्यों मारा। यह थी मेरी अधूरी कहानी जो मुकम्मल हुई। वह एकदम से अपनी कुर्सी से उठी और तेजी के साथ, जैसे कोई उड़ता है, तेजी के साथ दरवाजे से बाहर निकली। इंस्पेक्टर और उसके बाकी सिपाही भी तेजी के साथ उसके पीछे गए। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, बाहर कोई भी नहीं था। वो उसको ढूंढना शुरू हो गए, इधर उधर देखना शुरू हो गए, यहां तक कि भागते हुए बाहर भी गए। बाहर गाड़ी तक कोई नहीं थी जिसको वो पहले देख चुके थे, कोई भी नहीं था। सिपाही से पूछा गया, कोई बाहर आया? उसने कहा, नहीं साहब। वो कैसे गायब हो गई थी, कैसे चली गई थी? अब तो ये सवाल बनता भी नहीं था। अधूरी कहानी को तो वो मुकम्मल कर गई थी। अब उस टेबल पे सिर्फ वाहिद एक फाइल मौजूद थी, जिसके अंदर वाकई एक वसीयतनामा था फरहान दानिश के बेटा और बेटी का। जो इंस्पेक्टर ने फाइल खोलकर देखा तो यकीनन वो इकरार भी कर गई थी। और अगले ही दिन जिस लड़की के बारे में वो बता कर गई थी, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसने इकरार कर लिया था कि हाँ, वो और राहील आगे शादी करने वाले थे। उस लड़की को सजा तो हुई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि वो एक सिर्फ मंसूबे में शामिल थी, उसने जुर्म नहीं किया था। लेकिन फरहान दानिश के बारे में सबको पता लग गया, उसको मारने वाले कौन थे। और अगर आत्मा वहां आई थी तो अपने जुर्म को कबूल करने आई थी। उसकी और फरहान दानिश के आपस में क्या बातें हुई थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन मरने के बाद भी फरहान दानिश ने उससे इतना जरूर इकरार करवा लिया था कि जितना वो मुझसे प्यार करता था, शायद कोई भी मुझसे इतना प्यार ना करता। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।